बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सहाफ़ी था और आजकल सऊदी अरब में था। जब मुझे खबर मिली कि एक केस है जो मैंने हैंडल करना है, तो मैंने अपने सर से कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ। पर उन्होंने कहा कि ये केस बहुत अनोखा और अजीब है, इसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। मैंने कहा, ऐसा भी क्या है? तो उन्होंने कहा, एक कम उम्र लड़का है जिस पर यह केस है। मैं हैरान रह गया और ये भी बताया कि उसे जिना के जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने कहा कि उम्र क्या है लड़की की? जब उन्होंने उम्र बताई तो मैं वाकई हैरान रह गया और अपना सब काम छोड़कर इस केस को कवरेज देने की हामी भर ली। सबसे पहले मुझे उस जगह जाना था जहां से उस लड़के को गिरफ्तार किया गया था। उसका तरीका वारदात ये था कि वो मुख्तलिफ घरों में चला जाता और वहां पर जिना करके भाग जाया करता था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि कोई आपके घर में आकर इस तरह का काम कर जाए और आपको पता ही न चले? मैं उसके घर में गया तो वहां पर ज्यादातर औरतें ही थी। वो लड़कियां काफी जवान और खूबसूरत लग रही थी। मैंने उनको दूर से ही देखा था। वो एक कमरे में चली गई और उस घर की जो बड़ी औरत थी वो मेरे पास आई। बहुत परेशान थी, रो रही थी। ये वो घर था जहां से उस लड़के को पकड़ा गया था। वो कहने लगी कि हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा? मैंने कहा कि क्या मतलब है, मुझे पूरी बात बताएं कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा, वो लड़का बाहर कोई चीज बेचने के लिए आया था। कह रहा था कि बहुत अच्छा शैम्पू है, आपके बालों के लिए अच्छा है। हम घर में सिर्फ लड़कियां ही हैं और इनको बाल लंबे करने का बहुत शौक है। इसीलिए हमने उसे कहा कि ठीक है, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। पहले उसने हमसे पानी मांगा था, हमने पानी दे दिया। हमने कहा कि गर्मी है, बेचारा गर्मी में काम कर रहा है। लेकिन जब बेहोश हो गया तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। उसको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते थे, उसे तो होश ही नहीं आ रहा था। बमुश्किल उठाकर हम उसे एक कमरे में बिस्तर के ऊपर लेटा दिया और उसकी तलाशी ली कि कोई नंबर या उसका फोन मिल जाए जिसमें उसके किसी अपने का नंबर हो, तो उसे बताएं कि आपका रिश्तेदार यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया और हम सबको जैसे किसी ने कोई नशे की चीज दे दी। हम लोग बेहोश हो गए। जब उठे तो पता चला कि मेरी दो बेटियों के साथ। वो औरत बोलती बोलती रुक गई और रोने लगी। मैंने कहा, फिर वो लड़का कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वो तो भाग गया। मैंने उनको कहा कि आपको उसे ऐसे घर में दाखिल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, हम बता तो रहे हैं कि वो बेहोश हो गया था, तो फिर हम क्या कर सकते थे? बात तो ठीक थी, कोई पराया शख्स आपके घर के अंदर आके बेहोश हो जाए तो आप उसे वापस सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैंने कहा, आपकी बेटियों का भी बयान लेना होगा। तो वो कहने लगी, ठीक है। मैंने उन लड़कियों का बयान ले लिया और मैं अपने सर के पास आ गया। मैंने कहा कि अब वो लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि उसे तो पकड़ लिया गया है, पुलिस के पास है। मैंने कहा, मैं उसको देखना चाहता हूँ। जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मैंने उस लड़के को देखा। मैं हैरान रह गया। ये लड़का तो बहुत ही कम उम्र था, पर उसने ये सब कुछ किया था और सिर्फ एक घर में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह के मामलात किए थे। उसका तरीका वारदात ही यही था कि वो घर में दाखिल होता किसी बहाने से और घर के अंदर थोड़ी देर रुक जाता। फिर उन लोगों के ऊपर या तो कोई बेहोशी का स्प्रे कर देता था या कोई चीज उनको खिला देता कि वो सब बेहोश हो जाते थे। और जो भी खूबसूरत लड़की देखता उसके साथ गलतकारी हो जाती। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, उन लड़कियों की वीडियो भी बना ली जाती थी और उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। ये मामला ऐसे चल रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े गैंग का काम हो। कोई गैंग आया हुआ हो जो इसी तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन उस लड़के के साथ ना तो कोई गैंग पकड़ा गया था, ना ही कोई और शख्स, सिर्फ यही लड़का था। उसको देख के तो ऐसा लगता था कि ये मक्खी भी नहीं मार सकता। फिलहाल उसी कुर्सी पर बिठाया गया था, आगे टेबल पड़ा था। मैं जाकर बैठ गया। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा और कैसे किया? वो बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा, अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे लिए बड़े मसले बन जाएंगे। उसने कहा, मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा, तुम मानते हो ना कि तुमने ये सब कुछ किया है? तो इस बात का उसने जवाब नहीं दिया। जितने भी घरों ने रिपोर्ट की थी उन सब से मैंने पूछताछ की थी। उन्होंने इसी तरह की कहानियां सुनाई थी कि ये लड़का किसी काम से आता था और बेहोश हो जाता था। फिर कहता था कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुख्तलिफ कहानियां सुनाता था। किसी को कहता था कि मेरी माँ नहीं है, तो किसी को कहता था कि मेरे बाप ने मेरी माँ पर हाथ उठाया है। मेरे घर में बहन भाई भूखे हैं। रोता था, बिलखता था। इस तरह की बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था।
मैंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि किसी घर के सामने बैठकर रोना शुरू कर देता था और वो लोग रहमदिली में आकर उसकी मदद करने के लिए उसे अंदर ले जाते थे। किसी भी शख्स के घर में घुसना कोई आसान काम नहीं है और कोई भी किसी गैर आदमी को इतनी आसानी से अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इतनी कम उम्र वाले लड़के पर कोई भी भरोसा कर सकता है, और ये भरोसा ही था जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। अभी तक कुछ खानदान ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करवाई थी। वो कह रहे थे कि हम अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहते, पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं। लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पर वो नहीं बोल रहा था। ये सब हमारे पैंतरे होते हैं ताकि मुजरिम से हम पूछ सकें कि वो ये सब कुछ क्यों करता रहा है। मैं बाहर आया तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखो आजकल के हालात, इस लड़के ने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इसकी उम्र देखो, इसकी शक्ल देखो और इसके काम देखो। मैंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, जमाना बहुत बुरी तरफ जा रहा है, लेकिन अब हमारा काम तो तकरीबन खत्म ही हो गया है। मामला सीधा है, इसको पकड़ लिया गया है, अब इसको सजा हो जाएगी। उस आदमी ने कहा, लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। मैंने कहा, हाँ कबूल नहीं किया है, पर इतने सारे गवाह हैं। कुछ घरों के आगे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उसके अंदर उसी की फुटेज थी। एक फुटेज में तो ये बाकायदा रो रहा था और अंदर से एक लड़की निकली जो इसकी मदद करने के लिए इसे अंदर ले गई और फिर उसी लड़की ने रिपोर्ट करवाई थी। वो बहुत परेशान थी। एक अजीब बात यह भी थी कि घर के सारे लोग बेहोश हो जाते थे और घर में से कोई और सामान नहीं जाता था। सिर्फ एक ही गुनाह को बार बार किया जा रहा था। मतलब यह कि ये लड़का चोर नहीं था, इसने कभी कोई चोरी नहीं की थी। अब उसकी जज के सामने पेशी थी, हम सब भी वहां पर मौजूद थे। मेरे सर ने ठीक कहा था कि यह केस जरूरत से ज्यादा दिलचस्प भी था और अजीब भी। जज ने कहा कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें बच्चों की जेल में रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम्हें बहुत सख्त सजा दी जाएगी। तुम्हें फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी। पर पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो खामोश हो गया। जज ने कहा, कुछ तो बोलो, पर वो नहीं बोल रहा था। फिर जज ने कहा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो उसने एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसने कहा कि हाँ मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आप पूरी करवाएंगे। हम लोगों ने कहा कि आप देखो कैसे फर बोल रहा है और पहले नहीं बोल रहा था। जज ने कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बाद में पूरी करवा दी जाएगी। तो उसने कहा, नहीं, मेरी ख्वाहिश यह है कि वो जल्द से जल्द पूरी भी करवाई जाए। उसके बाद आप लोग मेरे साथ जो भी करें मुझे कोई मसला नहीं है। जज ने कहा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तो कहने लगा, मैं एक आखिरी दफा स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूं। जब हम लोगों ने उसकी ये ख्वाहिश सुनी तो हम लोग हैरान रह गए कि ये किस किस्म की बात है और ये कैसी ख्वाहिश है। ऐसी ख्वाहिश तो आज तक किसी ने भी न की होगी। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसी ख्वाहिश क्या सोच के की है, तो उसने कहा कि मुझे पानी बहुत पसंद है, इसलिए हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमें उसकी किसी भी बात पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसने इतना कहकर अपनी जबान पर फिर से ताला लगा लिया। खैर, जज ने कहा कि अब इसकी आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी तो करवानी पड़ेगी। जज ने हुक्म दे दिया कि पूरी सिक्योरिटी और एहतमाम के साथ इसको किसी प्राइवेट स्विमिंग पूल कंपनी में ले जाओ, जहां पर उस वक्त और कोई भी मौजूद ना हो, और इसे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद बच्चों की जेल में भेज दिया जाए। जैसे ही 18 साल का हो इसको सजा दे दी जाएगी, क्योंकि इसने एक नहीं न जाने कितने घर बर्बाद किए थे। ये इस काम में बहुत अरसे से लगा हुआ था। एक घर से तो ये बयान भी लिखवाया गया था कि उनके घर की 2 लड़कियां मां बनने वाली हैं, क्योंकि 1-2 महीने पहले उनके साथ भी यही हुआ था। जब ये खबर सब लोगों को पता चल गई कि उस शख्स को पकड़ लिया गया है जो घर घर जाके ये सब कर रहा था, तो लोगों ने अब सामने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुजरिम पुलिस के हाथों में था। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि अब उन लड़कियों का क्या होगा जिनके साथ घर बैठे ही इतने बुरे सलूक किए गए। लेकिन क्या ये सब कुछ उसी ने किया था? उसकी इस अनोखी ख्वाहिश की तकमील के लिए हम लोग एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में पहुंच गए और उन लोगों को बताया कि हम लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे देंगे तो ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हमने सारा एरिया ही खाली करवा लिया और आसपास पहरे पे कुछ लोग भी खड़े कर दिए, क्योंकि कुछ कैदी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। इस तरह की आखिरी ख्वाहिश करते हैं जिसमें उनको भागने के इम्कानात ज़्यादा नजर आते हैं और वो पागल बना के भाग जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था।
एक शख्स ने कहा था कि वो एक कमरे में एक पूरा दिन गुजारना चाहता है, बस यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। और मौका देखकर वो वहां से भाग गया था। उस लड़के को कहा कि ठीक है, अब यहां पर कोई नहीं है, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। उसका नाम हबीब था। शक्ल सूरत का खूबसूरत था, उम्र में कम था, लेकिन कद काठ में जवान लगता था। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया था, क्योंकि इस शक्ल से बहुत ही मासूम लग रहा था। लेकिन ऐसे ही लोग मुजरिम होते हैं, जिनकी शक्लों पर यह नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मैं जाकर पीछे बैठ गया। मेरे साथ जज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी निगरानी में इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूं। वो मेरे साथ ही बैठे थे और हम लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जैसे कि दो लोग बैठे हों तो कोई ना कोई बात तो कर ही लेते हैं। और पुलिस वाले भी कुछ लोग पहरे पर खड़े थे। लड़के ने अपने जूते उतारे और पानी में जाने की तैयारी करने लगा। पहले तो वो पानी को देख रहा था, फिर उसने बीच में अपनी टांगे लटका ली और जमीन के ऊपर बैठकर पानी में टांगे लटकाए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर चला गया। जाहिर है, अगर उसने ये आखिरी ख्वाहिश की थी कि मुझे स्विमिंग पूल में तैराकी करनी है, तो फिर उसको तैराकी आती भी होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हमने ऐसा मंजर देखा कि हम हैरान रह गए। वो पानी से बाहर नहीं आ रहा था, पानी के नीचे चला गया था। इतना तजुर्बाकार तो नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी में जाने से पहले वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने पानी की तरफ देखा तो वो लड़का ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने जज साहब से कहा कि ये क्या मामला है, लड़का तो पानी के नीचे से ऊपर ही नहीं आ रहा। तो वो भी अलर्ट हो गए कि हाँ, मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। फिर एक आदमी को इशारा किया कि जरा आगे जाके देखे कि क्या है। उसने देखा तो फौरन से पानी में छलांग लगा दी। हम लोग भी हैरान हुए। उसने कहा कि लड़का तो डूब रहा है, इसका मतलब है कि वो सजा से बचने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद वो जेल नहीं जाना चाहता था। जितनी उसकी उम्र थी, उससे इस तरह की बात की तवक्को की जा सकती थी। लेकिन इससे पहले जो उसने कारनामे किए थे, वो फिर कैसे कर गुजरा था। वो इतना ही बुज़दिल था, तो ये सब उसने कैसे कर लिया। उसे पानी से निकाला तो उसकी सांसें बहुत ही हल्की चल रही थी। फौरन डॉक्टर के पास लेकर भागे। जज साहब भी परेशान हो गए और हम सब भी कि ये क्या मामला हो गया। हम लोग फौरन डॉक्टर के पास भागे। जब डॉक्टर को बताया कि ये वही लड़का है जिसकी खबर आज सुबह से बहुत ज्यादा उड़ी हुई है, तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हुआ कि ये है वो लड़का। मैं तो समझा कोई जवान आदमी होगा। हमने कहा कि यही है। उन्होंने उसको फौरन चेक करना शुरू कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही उसे होश तो आ गया था। उसके पेट से पानी की आवाजें आ रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था, यानी कि उसकी हालत पहले से ठीक हो गई थी। वो होश में आ गया था और जिंदा भी था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसे कुछ देर मजीद अपने पास रखना होगा, क्योंकि मुझे मामला कुछ और लग रहा है। हमने कहा कि आपके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता, ये आपको चकमा देखकर भाग सकता है। तो उन्होंने कहा फिर आप अपने दो लोगों को मेरे साथ भेज दें, लेकिन मुझे मामला कुछ खराब लग रहा है। हमने कहा कि क्या मतलब। तो उन्होंने कहा मैं आपको भी बताता हूं। वो 2 घंटे के लिए लड़के को लेकर अंदर चले गए। उस हिस्से में हमें जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमने अपने 2 लोगों को अंदर भेज दिया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको अपने कमरे में बुलाया और कहा कि इस लड़के के जिस्म के अंदर हमें एक ऐसी चीज मिली है जो इस बात की निशानदेही करती है जो आप लोग समझ रहे हैं ये वो नहीं है। हमने कहा कि क्या मतलब। तो उन्होंने कहा इस लड़के के जिस्म में एक चिप लगी हुई है। उन्होंने हमें वो चिप दिखाई। उन्होंने कहा ये चिप इसकी कलाई में नस्ब की गई थी और इसको नस्ब करना कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आराम से हो जाता है। जब हमने अपने तजुर्बाकार लोगों को उस चिप के बारे में बताया और उन्होंने उसे चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये चिप तो आपकी लोकेशन, यानी आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं, इस चीज को इंडिकेट करती है, यानी कि ये एक डिटेक्टर है। लेकिन ये इस लड़के की कलाई में क्यों था? इसका मतलब कि हम जो समझ रहे थे वो वाकई नहीं था। हम ये समझ रहे थे कि ये केस क्लोज हो चुका है, लड़का गुनहगार है, इसे पकड़ लिया गया है, इसे सजा दे दी गई है। लेकिन शायद कुछ और मामला था। फिर हमने उस लड़के से पूछा कि अब बताओ कि क्या बात है, और उसने हमें एक ऐसी बात बताई कि इस केस का एक नया पहलू निकल के हमारे सामने आ गया, जिससे हम सब हैरान रह गए। उस लड़के की हालत अब पहले से बेहतर थी। वो हमारे सामने बैठा था। मैंने कहा पहले भी तुमने ना बोल के पुलिस और कानून को गुमराह भी किया, और अब भी तुम नहीं बोले तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए बताओ कि ये सब क्या है, ये चिप तुम्हारे बाजू में किसने डाली? तो उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक पूरी टीम है। हमने कहा क्या मतलब है टीम से तुम्हारा?
तुम तो हर जगह वारदात पर अकेले पाए गए हो और सबने तुम्हारा ही हुलिया बताया है। उसने कहा, मेरा हुलिया ही बताएंगे, क्योंकि सामने तो मैं ही जाता था, लेकिन जब सब लोग बेहोश हो जाते थे तो फिर मैं वहां पे नहीं होता था, मुझे वहां से भेज दिया जाता था। मेरी जगह वहां और बहुत से लोग आ जाते थे। मैंने कहा कि क्या मतलब है, पूरी बात बताओ। उसने कहा कि वो 5 लोग हैं, उम्रों में बड़े हैं, 25 से लेकर 40 साल की उम्र तक के हैं, लेकिन उनके कद किसी छोटे लड़के जितने हैं, यानी कि मेरे जितने हैं। इसीलिए सब समझते हैं कि जो कुछ किया है वो किसी छोटे कद के इंसान ने किया है, और क्योंकि मंजर पर मैं होता हूं तो मुझ पर ही इल्जाम लग जाता है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं घर के अंदर चला जाऊं और मौका देखकर उनको किसी तरह से बेहोश कर दूं। मेरे पास एक छोटी सी धुएं वाली डिवाइस होती है जिसे मैं घर के एक कोने में रख देता हूं। उसमें से इस तरह की स्मेल उड़ती है कि सब लोग बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद वो लोग जो चाहते हैं करते हैं, क्योंकि उन सब के लिए ये सब कुछ मजाक है, एंजॉयमेंट है। उनको ये सब करना अच्छा लगता है, और मंजर पर मुझे रखा है क्योंकि एक छोटे लड़के पर किसी को भी शक नहीं होता। ये तो मैं तब पकड़ा गया जब मामला बहुत आगे निकल गए और इस काम को करते हुए काफी साल गुजर गए। हमने कहा, तुमने स्विमिंग पूल में तैराकी करने की आखिरी ख्वाहिश क्यों की थी? उसने कहा कि मैं डर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जेल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था, इसीलिए सोचा कि अपनी जान दे देता हूं ताकि मुझे जेल में न जाना पड़े। नहीं तो आप लोग मुझे फांसी की सजा दे देते। मैं फांसी के जरिए नहीं मरना चाहता था। हमने कहा कि तुम उन लोगों के साथ ये काम क्यों करते हो? अगर वो तुमसे उम्र में बड़े हैं तो फिर तुम्हारा उनके साथ होना बिला वजह तो नहीं हो सकता। जब उस लड़के ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा कि उनके पास मेरी एक बहन है। हमने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा, मेरी छोटी बहन, वो बहुत छोटी है, 4 साल की है, वो उन लोगों के पास है। उन्होंने उसे अपने पास रखा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे। इसीलिए मैं ये सब कुछ करता हूं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाता, इसीलिए खुदकुशी करना चाहता था, क्योंकि जब मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया तो जिंदा रह के क्या करता। मैं आप लोगों को उनका पता भी इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं आप लोगों के पास हूं। ये बात वो भी जानते हैं। अगर उनको पता चल गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो वो मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़के ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हम सब हैरान रह गए कि वाकई इस केस की जड़ें तो बहुत अंदर तक फैली हुई थी। मैं ये सब कुछ नोट कर रहा था क्योंकि मुझे इस पर पूरी रिपोर्ट बना के फिर आवाम के सामने भी पेश करनी थी, और अब ये बात आवाम के सामने रखना हमारी मजबूरी बन गया था क्योंकि सबको इस बारे में पता था। इसका मतलब कि ये लड़का बेकसूर था। इसका कसूर इतना तो नहीं था कि इसको जेल भेज दिया जाता। ये तो खुद मजबूर था, ये तो खुद विक्टिम था, मुजरिम नहीं था। उसको हमने एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया और मैंने उसे यकीन दिलाया कि सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी सबको बताऊंगा कि तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हारी बहन को भी बचा लिया जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो। अब उन लोगों को पकड़ना पुलिस का काम था, लेकिन मैं हैरान था कि उन्होंने किस तरह से ये चाल चली थी। मंजर पर उस लड़के को रखा था और उसके पीछे पूरा गैंग था। पुलिस सरगर्म हो गई। लड़के से उनके हुलिये पूछे गए, उसे मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें दिखाई गई। कुछ मुजरिम पुलिस को मतलूब थे, उनका पूरा एक एल्बम था। 2 लोग तो उनमें से ही निकल आए। लड़के ने कहा कि ये दोनों भी हैं उस गैंग में, बाकी 3 लोगों का पता नहीं था। जब उन लोगों को पकड़ लिया गया तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उनको भी बिठाया और उस लड़के को भी, और सारी कहानी मैंने अवाम के सामने पेश की और उनको बताया कि मामला क्या था। सब लोग हैरान थे। मैंने उन लड़कों को देखा, वाकई उनके कद छोटे छोटे थे, लेकिन वो उम्र में बहुत ज्यादा थे। पता चला कि वो 3 भाई हैं और उनमें से 2 आपस में कजन हैं, यानी कि एक दूसरे के रिश्तेदार थे। शक्लें भी मिलती जुलती थी। हमने हबीब की बहन का भी पता लगवा लिया। जब उसे हबीब के पास पहुंचाया तो वो खुशी से निहाल हो गया। वो लड़की भी अपने भाई के गले लगकर रोने लगी, बहुत डरी हुई थी। हबीब ने शुक्रिया अदा किया। उसे 3 महीने के लिए काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया ताकि वो दोबारा ऐसे लोगों के हाथों में आकर आलाइकार न बन सके। फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों को चाइल्ड केयर एसोसिएशन के हवाले किया कि जब तक वो दोनों बालिग नहीं हो जाते उनका सारा खर्चा और उनकी जिम्मेदारी उस इदारे की थी। मैं कभी कभी हबीब से मिलने चला जाता हूँ। वो बहुत शुक्रिया करता है, अपनी बहन के साथ वहीं रहता है। ये भी पता चला है कि उसके माँ बाप इस दुनिया से यूं ही नहीं गए। उनके पीछे भी यही लोग थे जिन्होंने उनके माँ बाप को मार डाला
और फिर उन बच्चों को इस्तेमाल किया। वो कहते हैं ना, जो जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। अगर हम लोग इस केस की तह तक नहीं पहुंचते तो शायद हम अभी हबीब को सज़ा सुना के जेल में भी डाल चुके होते। उसको सज़ा मिल जाती और उसकी बहन हमेशा के लिए कहीं खो जाती, और ये लोग हबीब जैसे ही किसी और शख्स को तलाश करके अपने मकरू धंधे में मुलविस रहते। लेकिन शायद उनका वक्त आना भी लिखा था कि जल्द ही पकड़े गए। लेकिन मैं अभी भी ये सोच कर हैरान होता हूँ कि उन्होंने कितना गहरा खेल रचाया था कि उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। आप लोग बताएं, आपने भी यही सोचा था ना कि ये सब कुछ हबीब ने किया होगा, या आपके दिमाग में भी ये बात आई थी कि शायद इसके पीछे कोई और हो? क्योंकि हर घर में से हबीब को ही निकलते और जाते देखा जा रहा था। वही घर के अंदर जाता था, वही निकलता था, और लोग कहते थे कि एक ही लड़का था जो छोटे कद का था, वही हमारे घर में आया था, और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।